हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री 2023 का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करें। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 11 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर प्रश्न, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का नाम था महेंद्र। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों और उनके राजाओं का नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कोसल का राजा महेंद्र था। दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, फिर ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति के तहत उसने दया भाव की नीति को अपनाकर कृपा करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया। 12 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? सही जवाब है जहांगीर, ऑप्शन ए। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिश्रेण ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशांबी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशांबी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख और अशोक के द्वारा कौशांबी के महामात्रों को संग भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। 13 नंबर है, पृथ्व्या प्रथम वीर किसकी उपाधि थी? पृथ्व्या प्रथम वीर किसकी उपाधि थी? तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। सही जवाब है समुद्रगुप्त की। इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किए। इसके बाद उसने पृथ्व्यामा प्रतिस्थ की उपाधि धारण की। यानी कि इस पृथ्व्यामा प्रतिस्थ की मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो, यानी उसके तुलना कोई नहीं हो, यानी पृथ्वी का वह प्रथम वीर है। 14 नंबर, निम्नलिखित कथन पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला, हरिश्रेण समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। बिल्कुल सही है। दूसरा, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। यह सही स्टेटमेंट नहीं है, यानी पहला सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। पहला और तीसरा यानी डी ऑप्शन। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक और कवि हरिश्रेण ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है, उसके जीत का उल्लेख है। देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक की जो रचना है विशाख दत्त ने की थी। इससे गुप्तवंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। 15, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। धनंजय, देखिए अगर बात करें तो दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन जो नरेश हैं उनके राज्य जो हैं मिलान करना है। जैसे धनंजय का जो राज्य था वो था, बताइए, कुस्तलपुर। धनंजय कुस्तलपुर। और नीलराज का संबंध है अवमुक्त से। उग्रसेन का जो संबंध है पालका से। और विष्णुगुप्त का कांची से। सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। धनंजय, कुस्तलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालका और विष्णुगुप्त का संबंध कांची से है। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र के। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है, कुतुब मीनार के प्रांगण में है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। यह अगर बात करें तो एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास
विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर जो है भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित था। 17 नंबर, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को प्राप्त की? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का कह सकते हैं सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया, शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। 18 नंबर है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? सही जवाब है गुप्त, सी ऑप्शन। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ। स्कंद गुप्त के हाथों वे बुरी तरह से पराजित हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा। देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंद गुप्त के मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा स्कंद गुप्त के शासनकाल में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? सही जवाब है स्कंद गुप्त, सी ऑप्शन। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किए थे कौन था? गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वे थे स्कंद गुप्त, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 22 नंबर, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो सही जवाब है स्कंद गुप्त, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कितना बार इसको रिपीट किया गया है। 23 नंबर है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था? किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो सही जवाब है भित्री स्तंभ लेख, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भित्री नामक स्थान से भित्री स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंद गुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंद गुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। 24 नंबर है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण जो है नहीं था? गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो अरब आक्रमण, डी ऑप्शन। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रश्नगत कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में हुआ था। 25 नंबर है, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शक विजेता के रूप में जाना जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त करके पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि सकारी भी है, सकारी, और इस उपलक्ष्य में चांदी के इसने जो है सिक्के भी चलवाए। 26 नंबर, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, कौन था? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी सी ऑप्शन। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूपक कहा जाता था।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। 27 नंबर है, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कुछ कथन है। पहला है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। क्या यह सही है? बताइए। बिल्कुल सही है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। यह भी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में सही है। शक विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुकरण पर पहली बार रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था। इन मुद्राओं का वजन 30 से 33 ग्रेन तक होता था। 28, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, तो बी ऑप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रभावती गुप्ता का संबंध उदयगिरी गुहा अभिलेख से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। कुमार गुप्त का जो संबंध है मंदसौर अभिलेख से है। पतिक का तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख। प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी से कोई अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है। 30 नंबर, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? सही जवाब है दासपुर अभिलेख। दासपुर अभिलेख ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दासपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इसे मंदसौर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। यह गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख है। इसमें तत्कालीन लाट देश के रेशम व्यापारियों का दासपुर में आकर बस जाने का वर्णन है। 31, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? सही जवाब है कुमार गुप्त प्रथम, यानी डी ऑप्शन। कुमार गुप्त प्रथम का समकालीन वत्स भट्ट एक स्थानीय कवि था। उसने मालवा में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। मंदसौर प्रशस्ति कुमार गुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। इस प्रशस्ति में तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है। वहीं साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित सूर्योपासना की धार्मिक भावना को और मालवा में प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वास्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण किया गया है। 32 है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस अभिलेख से मिलती है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? सही जवाब है दासपुर शिलालेख से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दासपुर यानी मंदसौर शिलालेख गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमार गुप्त के राज्यपाल वंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहां से प्राप्त लेख में पटवाय श्रेणी तथा इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। 33 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। चंद्रगुप्त का संबंध है कुमार देवी से। चंद्रगुप्त कुमार देवी। समुद्रगुप्त का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त का संबंध दत्ता देवी से है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संबंध है किससे है? तो कुबेर नागा से है। कुबेर नागा। और कुमार गुप्त प्रथम का संबंध अनंत देवी से है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रगुप्त का जो संबंध है कुमार देवी से, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी से है, चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेर नागा से है और कुमार प्रथम का अनंत देवी से है। 34 है, ईस्वी की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पर?
ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पर निर्भर हो गए? दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापारों पर, यानी सी ऑप्शन, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। ईसा की 3री सदी से जब हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। 35 गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? सही जवाब है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन ए। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कक्ष यानी भड़ौच था, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार, याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया से होता था और इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। और अन्य बंदरगाहों में जैसे भड़ौच, कल्याण, कांबे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर ताम्रलिप्ति होगा, याद रखिएगा। 36 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? 36 इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। किस लिए? क्योंकि अगर बात करें तो देखिए एक से ज्यादा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूर्व एशिया से अगर बात करें तो भारत के पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था, भड़ौच से होता था, मतलब कि भृगु कक्ष भारत का प्रमुख बंदरगाह था। इसके साथ ही प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। अन्य बंदरगाह भड़ौच, कल्याण, कांबे ये सभी जो थे उत्तर भारतीय व्यापार इनसे होता था, यानी उत्तर भारतीय व्यापार इन मतलब कि कह सकते हैं कि व्यापार के लिए इन मतलब कि इनका उपयोग किया जाता था, बंदरगाहों का। 37 है भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध बंगाल के खाड़ी के पार बना रखे। और निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल के खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? सही जवाब क्या है? जो सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं वह है बंगाल के खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। सी ऑप्शन। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध बंगाल के खाड़ी के पार बनाए। इसका प्रमुख कारण था बंगाल के खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना। 38 प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? देखिए अगर बात करें तो इसमें जो पहला दिया गया कि प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। क्या यह कथन सही है? यह कथन सही नहीं है। दूसरा कथन है कि श्रेणी ही वेतन काम करने के लिए नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। बिल्कुल सही है, थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। देखिए यह संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों का निर्धारण किया जाता था। देखिए प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई इंटरफेयर नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी और स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों को काफी महत्व प्राप्त होता था। 39 गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र जो स्थित थे, केंद्र थे, किससे संबंधित थे? तो बताइए। सही जवाब है वस्त्र उत्पादन के संदर्भ में ये केंद्र स्थित थे।
गुजरात, बंगाल और दक्कन तथा तमिल राष्ट्र। 40 नंबर है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, डॉक्टर केपी जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिक्ष संधियों का वर्णन किया गया है। 41, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? किस वर्ण को सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी? सही जवाब है वैश्य को। अमरकोश के टीकाकार क्षीर स्वामी ने लिखा है कि जो पूंजी के द्वारा व्यापार करने वाले व्यापारियों का अगुआ हो वह सार्थवाह है। सार्थ मतलब सार्थान यानी सधनान, शर्तो व पांथान वहित सार्थवाह, यानी वस्तुतः सार्थ का अभिप्राय है समाज का संयुक्त अर्थ, यानी पूंजी वाले व्यापारी जो बाहरी मंडियों के साथ व्यापार करने के लिए एक साथ कारवा बनाकर चलते थे, वे सार्थ कहलाते थे। इन व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था। प्राचीन काल में वैश्य वर्ण को सार्थवाह के साथ जो है संबंधित किया जाता था। 42, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक के रचना के लिए जाना जाता है? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग 600 ईसा पूर्व काल माना जाता है, समय माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटकार थे। सौमिल गुप्त कालीन नाटकार थे, जिसे कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधियों के क्षेत्र में उपयुक्त में किसी ने कार्य नहीं किया था। गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल यानी 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब यानी 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। 43 है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ई। देखिए, जो प्रश्न की व्याख्या है ऊपर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर पत्र में इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए माना है, यानी सुश्रुत को माना है। ठीक है, तो व्याख्या आप देख सकते हैं। देखिए 44 है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? भास्कराचार्य, बी ऑप्शन। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। लीलावती के लेखक कौन थे? लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। 46, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें 4 कथन है। कौन सा कथन सही है आप बताइए? पहला और तीसरा चौथा, दूसरा कथन छोड़ दिया जाए तो पहला तीसरा चौथा कथन सही है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
प्राचीन काल वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था। उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। और गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में अगर बात करें तो उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में त्रिकोणमितीय में जया यानी साइन, कोसिन यानी कोज्या, उत्क्रम जया, ये सभी सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्रह्मगुप्त के द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। 47 है, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह अस्पताल कहां स्थित था? भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह स्थित था, कहां स्थित था? तो सही जवाब है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहां देश भर से रोगी जो थे इलाज के लिए आते थे। 48 चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपड़क। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने की है। इनके 9 रत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, जबकि छपड़क रत्न फलित ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे। 49 है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास किसके शासनकाल में थे? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के, डी ऑप्शन। 50 इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? यह बात किसने कही कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रहा है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं? यह बात आर्यभट्ट ने कही थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। 51 अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? सही जवाब है दीनार, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। 52 स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सत्य है। 53 है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम क्या था? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? सही जवाब है रूपक, यानी सी ऑप्शन। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर यानी बयाना है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था, दीनार। 54 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों श्रीगुप्त और घटोत्कच के द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चंद्रगुप्त के द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। 55 गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र किस भाषा का प्रयोग करते थे? गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृतिक भाषा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। 56 सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है कहां से? बताइए।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो सही जवाब है, याद रखिएगा, एरण से, एरण अभिलेख से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री का सती होने का उल्लेख है। 57, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभिक तिथि 319 ईस्वी है। 58, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अशोक का संबंध प्रियदर्शनी से है। अशोक को प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त कौन था? इसको प्रक्रमांक के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि क्या था? तो याद रखिएगा, इसके विरुद्ध अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का संबंध क्रमादित्य से है, यानी सी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अशोक, जो सम्राट अशोक थे, विरुद्ध प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त प्रक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। 59, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल का। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भरहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। 60 नंबर, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सही जवाब है गुप्त वंश, ऑप्शन ए। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उसे स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाले आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। 61, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंशों का। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। गुप्त काल के इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। इस काल को क्लासिक युग या भारत का पेरिकलीन युग भी कहा जाता है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल में स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है, वे है महान सम्राटों का काल, श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल, साहित्य, विज्ञान और कला के उत्कर्ष का काल। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्यार इसी तरह हमें देते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।